हाय गुड इवनिंग। हम आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं अपने यूपी एपीओ टेस्ट के डिस्कशन के लिए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। हमने अपनी पहली मुलाकात में आपको बताया था कि यूपी एपीओ लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जब हमने 51 से ऑनवर्ड्स किए थे अप टू 75 कि ये पेपर देखने से पता चल रहा है कि पेपर बहुत ही मॉडरेट और कंपैरेटिवली जो इससे पहले के एग्जाम थे उनसे इजी था। हमने उसमें से जो हमने 51 से क्वेश्चन किए थे 75 तक, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया था फॉर फर्दर डिस्कशन, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट था, कुछ चीजें समझनी जरूरी थी। हमारा ये जो डिस्कशन है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या हमें कुछ क्वेश्चंस पर अपनी क्लैरिटी करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो क्या प्रोटेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल की रिलीज हो चुकी है और हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने आंसर्स किए क्या ऐसा है कि ऑफिशियल की में कोई क्वेश्चन नीड्स टू बी क्लैरिफाइड टू फाइल द प्रोटेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 51 है उस पर जाएंगे और 51 जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 51 जहां से हमारा लॉ शुरू हो रहा है। और जब हम 51 क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था क्योंकि हमें लगा कि इट नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन। तो देखें, व्हेन डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इस क्वेश्चन पर जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि कौन सा ऐसा प्राइवेट डिफेंस नहीं है, कौन सा ऐसा ऑफेंस नहीं है जिस पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस डेथ कॉज करने के लिए नॉट अलाउड है। तो नेचुरली ये वो वाला ऑफेंस होगा जो थोड़ा सा कम नेचर का होगा, इसका नेचर ऑफ क्राइम थोड़ा कम होगा जिससे कि हम डेथ कॉज नहीं कर सकते। और वहां पे कुछ लोगों का ऐसा डिस्कशन में आया कि उन्होंने रॉबरी को ऐसा समझा कि ये हो सकता है, लेकिन इसका आंसर डी है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, और ये सेक्शन 103 आईपीसी है और सेक्शन 41 ऑफ बीएनएस। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉज डेथ इन केस ऑफ दिस ऑफेंस। तो जब हम जनरल एक्सेप्शंस में जाते हैं, जनरल एक्सेप्शंस में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जाते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 41 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि आप हाउस ब्रेकिंग एट नाइट के ऑफेंस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने डिस्कशन में ऐसा पाया कि शायद रॉबरी इसका आंसर है, तो इसका आंसर रॉबरी नहीं है, इसका आंसर है हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। ये हमने जब डिस्कस किया था तो हमने आपको क्लियर किया था, और अगर हम देख रहे हैं तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट प्रोविजन इज दिस टू हैंडल। 52 हम कर चुके थे, अब हम जाएंगे 53 पर। 53 वाले पर भी हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ा था और ये देखना था हमें कि 53 में कौन सा एरिया का जुरिडिक्शन बनता है। फैक्ट हमारे थे कि रमेश जो कि इंडियन सिटीजन है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, मर्डर कमिट किया है इंग्लैंड में, और वो पाया गया जयपुर में, और वो कहां ट्राई हो सकता है इन चार ऑप्शंस में से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था। जनरल लॉ इज दिस कि जिस जगह पर ऑफेंस कमिट होता है वहां का जुरिडिक्शन होता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। करेक्ट। अब अगर वो जगह आउट ऑफ इंडिया है और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कमीशन ऑफ ऑफेंस है, तब क्या पोजीशन है, उसका प्रोविजन क्या कहता है। तो अगर उसे ही इज फाउंड इन जयपुर वेयर कैन ही बी ट्राइड कन्विक्टेड फॉर मर्डर, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और उसका ट्रायल जो है वो इंडिया में चलाना है, तो कहाँ चला सकते हैं, क्योंकि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो इन इंग्लैंड इसका अदरवाइज सही होता अगर ये इंग्लैंड में होता, तो हम इन इंग्लैंड को
डिस्कार्ड कर देते हैं। इन दिल्ली हो नहीं सकता क्योंकि दिल्ली से इस पूरे के पूरे वाकया का कोई कनेक्शन नहीं है, और हम ये हमारे जुरिडिक्शन कभी भी कैपिटल ऑफ दैट कंट्री के हिसाब से डिसाइड नहीं हुआ है किसी प्रोविजन से। इन प्रयागराज क्योंकि वहां उसका रेजिडेंस था, और इन जयपुर वो फाउंड था, अरेस्ट हुआ। ये दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं टू चेक। अब हम प्रोविजन ढूंढते हैं इसका। तो इसका जो प्रोविजन है 188 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 208 ऑफ बीएनएसएस, ये प्रोविजन डील करता है कि हमें आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो जुरिडिक्शन कहां की बने। ये सेक्शन कहता है, ये प्रोविजन कहता है कि आउटसाइड इंडिया में अगर ऑफेंस कमिट होगा तो जुरिडिक्शन वहां की बनेगी जहां बंदा पाया जाएगा, जहां वो जो एक्यूज्ड है वो अरेस्ट होगा। तो ये प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि ये पाया गया है जयपुर में, रहता है प्रयागराज में, दिल्ली से इसका कोई कनेक्शन था नहीं, इंग्लैंड में ट्रायल नहीं हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में हुआ है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है बी, और इसका आंसर है जयपुर, यानी आंसर इज बी। अब अगर हम देखते हैं ऑफिशियल की में, जो हमारे पास ऑफिशियल की होकर आई है, उसमें आंसर है बी, यानी कि ऑफिशियल की में जो आंसर है वो ही करेक्ट आंसर है। एंड इसका जस्टिफिकेशन इज दिस प्रोविजन ऑफ 188 सीआरपीसी एंड 208 ऑफ बीएनएसएस। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था जो हमें दोबारा से देखना है वो है 63, जिसको हमने डिस्कशन के लिए छोड़ दिया था। और 63 में हमारी प्रॉब्लम थी जो प्रिंसिपल है फॉल्सस इन यूनो 63, फॉल्सस इन यूनो, फॉल्सस इन ओमनिबस इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ बट ए रूल ऑफ कॉशन, और इसका रीजन ये दिया हुआ था। फॉल्सस इन यूनो, फॉल्सस इन ओमनिबस का मतलब ये है कि अगर कोई विटनेस एक जगह पर गलत बोले, लाई करे, झूठ बोले, तो उसकी पूरी की पूरी टेस्टिमनी को हमें डिस्कार्ड करना है कि नहीं करना। फॉल्स इन वन यू नो, फॉल्स इन ओमनिबस, दिस इज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इंडिया में रूल ऑफ लॉ नहीं माना जाता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग फूजी वर्सेस स्टेट, फूजी वर्सेस स्टेट, इस वाले केस में भी कोर्ट ने ये बात हेल्ड की है कि हम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो गई तो उसको टोटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और कोर्ट को सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसने जो बातें कही हैं और वो सही है उसको रिलाई किया जा सकता है। ये जो रीजन है, रूल हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया, यहां तक तो सही है, बिकॉज इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शाफ, ऐसा नहीं माना है हमारी इंडिया में। हमारी इंडिया ने यह सेटल किया है कि कोर्ट की ड्यूटी है कि करेक्ट तक पहुंचने के लिए, राइट तक पहुंचने के लिए, करेक्ट डिटर्मिनेशन के लिए हमारे को यह देखना जरूरी है कि कितना सही है और कितना गलत है। ग्रेन और साफ में से हमारे को सेपरेट करना जरूरी है टू डिटरमिन द इशू, टू डिटरमिन द ट्रूथ। तो हम इन सारे के सारे में अगर ये देखते हैं तो ये बात हमारा जो आंसर बनना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो ऑफिशियल की है वो ये क्वेश्चन को 71 नंबर पे रखा हुआ है, 71 नंबर पे, और 71 नंबर पे
उसमें जो आंसर है उसमें भी यही है, A is true but R is false. A is true but R is false. और इसका आंसर ये वाले पेपर में B है, लेकिन ऑफिशियल की में, ऑफिशियल जो आपका पेपर आया है आंसर की के साथ, उसमें आंसर C है। तो ये सही है, ये वाला आंसर ही सही है कि A is true but R is false। हमने इसको डिस्कशन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें हमें देखना था कि कोर्ट की ड्यूटी क्या लगा रखी है। सेवरल जजमेंट्स में क्या कहा है, क्या इंडियन कोर्ट्स बिल्कुल भी डिस्कार्ड कर देंगे उसको, या पूरा का पूरा देख सकती है, तो वो उसे देख सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ। तो कोर्ट को ये अलग करना पड़ सकता है अगर ट्रूथ को निकालना है तो ऐसा नहीं है कि रूल ये सही है, रूल है नो एप्लीकेशन, लेकिन बिकॉज नहीं कह सकते इसको, रीजन इज नॉट करेक्ट, ये रीजन इज नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज, दिस रीजन इज फॉल्स। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने 75 तक कर लिया था, अब हम आगे चलेंगे 75 के आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज ए रिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम यहां तक कर चुके थे 75, इंजंक्शन इज नॉट। आगे चलेंगे, हमें लिस्ट मैच करनी है 76 में। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 109 बीएसए में है, ये हमें देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ पर जाएं तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा आता है 104 में, 104 बीएसए में। ये हमें बीएसए के प्रोविजंस देखने हैं, तो ये 104 में आता है। अब A4 कहां पर है, A4 इज हियर, बाकी A4 कोई है ही नहीं, तो हमारा आंसर बन जाता है ये। अगर हम एक क्वेश्चन को, एक मैचिंग को बिल्कुल करेक्ट अच्छी तरह जानते हैं, तो हम इनमें से जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं उसको हम चुन लें और उसको खोजेंगे, तो हमारे को थियरी ऑफ एलिमिनेशन से आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर बन जाता है बी। If the attached property is to be the proceeds of crime, then by which authority such proceeds of crime shall be distributed? By order of court to the person who are affected by such crime, who has the competence to pass the orders। ये हमें देखना था इसमें, और इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये हमारा सीआरपीसी में से सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में आपको क्लियरली इसका आंसर मिलेगा। तो ये प्रोविजन बेस्ड है और आसान है। 78, which of the following section of Police Act 1861 provides that police officer to keep diary? तो ये सेक्शन 44 है। अगर आप पुलिस एक्ट देखेंगे तो सेक्शन 44 में केस डायरी के बारे में जिक्र है। और जब भी आप देखते हैं कि रिमांड मांगने के लिए आते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर्स, तो वो केस डायरी के साथ आते हैं, एंड कोर्ट हैज टू रीड द केस डायरी, और उसके बाद ही वो रिमांड देखते हैं कि वेदर केस इज वेल फाउंडेड एंड दे नीड द फर्दर इन्वेस्टिगेशन टाइम। इंक्वायरी अंडर BNSS इज कंडक्टेड बाय, BNSS में इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट। मजिस्ट्रेट कब करता है जी? सेक्शन 154 से लेकर 173 सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और इंक्वायरी, ये जो वर्ड है इंक्वायरी, यहां होता है ये इंक्वायरी, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया है इंक्वायरी। और इंक्वायरी जो होती है वो आफ्टर कॉग्निजेंस अप टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 211 सीआरपीसी। और
190 CRPC इसके बीच में। और ये कौन करता है? मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जैसे भी हो। तो हमारा आंसर क्लियरली हो जाता है मजिस्ट्रेट्स या कोर्ट्स। मजिस्ट्रेट ओनली नहीं कह सकते क्योंकि सेशन कोर्ट के पास भी स्पेशल पावर्स हैं कुछ केसेज में, तो वो भी कॉग्निजेंस लेने के बाद करते हैं। पुलिस ऑफिसर नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन। सेशंस कोर्ट ओनली नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट भी करते हैं, तो इसलिए मजिस्ट्रेट और कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, वैसे इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो इलेक्शन पार्ट 15 में है, इट इज करेक्टली मैच्ड। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में है, यूनियन पार्ट 5 में है, तो ये वाला इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारा आंसर बन जाता है डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता 2023। Whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years. Human trafficking का है ये 7 years, but which may extend to 10 years. 7 to 10. 10 years. अब दूसरा है तो ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है, ऑफेंस के हिसाब से यही पनिशमेंट है। कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो ये वाला जो है ये भी सही है क्योंकि ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो माइनर के लिए, और कंसेंट ऑफ विक्टिम, चाहे वो माइनर हो, जो ये विक्टिम है उसकी कंसेंट मटेरियल नहीं करती अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, माइनर हो या नॉन माइनर हो। तो ये दोनों ही सही हैं, तो हमारे सेंटेंस दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, आंसर बिकम्स बी। 82 में हमारे को खाली मैच करना है, और मैच करने में दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। अगर हम देखें तो इसमें वही करेंगे हम, फार्मूला ऑफ एलिमिनेशन, बिल्कुल करेक्ट वाला देख लेते हैं बीएनएस का कौन सा है, और उसके बाद बाकी हम उसमें से देख लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ए का देखें, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, तो ये ए बन जाता है 4 के साथ, और A4 जब हमें मिल गया तो हम चेक करें कि A4 कहां पर है। A4 है हमारे पास सबसे नीचे, हमारा आंसर बन जाता है डी। बाकी सारे भी मिलाकर देख लेते हैं। B3 करेक्ट है, सेक्शन 228 में है। C2 270 में है, और D1 फोर्जरी 336। तो ये सही है हमारा। एक से ए का ही अगर हमें पता चल गया तो हमें उसी से पता चल जाएगा, आंसर बिकम्स डी। 83 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यूज्ड इन 3(5) ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 रिक्वायर्स नो प्री अरेंज्ड प्लान इज नेसेसरी, ऑल अक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट वन प्लेस, कॉमन ऑब्जेक्ट और प्री अरेंज्ड प्लान। तो इनमें से क्या सही होना चाहिए? इनमें से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए प्री अरेंज्ड प्लान। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर जो ऑफिशियल की में है वो है नो प्री अरेंज्ड प्लान। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 57, और यस ऑफिशियल आंसर भी इसका प्री अरेंज्ड प्लान ही है, 57 है। ऑफिशियल की जो आई है वो क्वेश्चन नंबर 57 है, और वहां पर भी प्री अरेंज्ड प्लान है। However, pre-arranged plan is put here in that question. That is why its answer is A there. But जो करेक्ट आंसर है वो इसका डी है, प्री अरेंज्ड प्लान, और इसका आंसर ऑफिशियल की में भी यही है। अब हम चलते हैं 84 में हमें इसको अरेंज करना है। इसमें हमें अरेंज करना था करेक्ट
chronological order as given under this BNS। ये तो आपको पता ही है कि टेररिस्ट एक्ट, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दीज आर न्यू इंसर्शंस, और इन पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही था, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, और ये आया भी है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, इतना आसान आएगा। ये सिर्फ हमें बताना है इनके सेक्शन नंबर से, सेक्शन नंबर के हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना है, इनके सीक्वेंस ऑफ ऑफेंसेस के, सेक्शंस के। तो टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113 बीएनएस में, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111 में है, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 112 में है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ये 110 में है। अब हमारे लिए कितना आसान हो गया इसको इसके सीक्वेंस से अरेंज करना। सीक्वेंस से अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेक्शन 110। अब हमें सीक्वेंस से अरेंज करना है तो हमें चाहिए 110, 111, 112, 113। तो 110 हमारा क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, 2 नंबर पे पहले आना चाहिए। तो 2 नंबर सब जगह पर एक ये तो एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा आ जाता है हमारा 111, और 111 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये 4 नंबर पे है। हम बाकी देख रहे हैं कहीं भी 4 नहीं है, तो हमारा आंसर बिकम्स दिस। हमारा आंसर है ए, और ऑफिशियल की में भी ये ए है, यही इसका आंसर है। कुछ लोगों ने जो डिस्कस किया होगा, ज्यादातर लोग इसका आंसर इस वाले पर थे या इस वाले पर, इन दोनों में से किसी एक पर, और वो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट के बीच में आगे पीछे, थर्ड पहले, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। तो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। यहां हमें नॉट करेक्टली मैच्ड करना है, यानी इनमें 3 करेक्टली मैच्ड है और एक नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो हमें उसी हिसाब से इसको देखना है, और हम इसे देखेंगे तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 231 है, इसकी डेफिनेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी की सेक्शन 231 में ही है। पब्लिक सर्वेंट 227 में ही नहीं है, ये गलत मैच है। रॉन्गफुल गेन 236 में है, पनिशमेंट सेक्शन 4 में है, तो हमारा आंसर बन जाता है बी। तो बेसिकली इस बार जो यूपी एपीओ का पेपर है उसमें हम देख रहे हैं इट इज प्रोविजन बेस्ड, और प्रोविजन भी आपको याद करने हैं किसके, बीएनएस की और बीएनएसएस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर पुलिस जोन्स एस्टेब्लिश्ड इन यूपी स्टेट। हमें पुलिस जोन्स बताने हैं एज पर पुलिस एक्ट। तो हम अगर ये देखते हैं तो आगरा तो पुलिस जोन है, और कहीं आगरा है ही नहीं, इसका मतलब आंसर इज बी। लखनऊ तो है, कानपुर भी है, वाराणसी भी है और आगरा भी है। अब यहां देखें तो लखनऊ भी है, मेरठ भी है, लेकिन सोनभद्र नहीं है। लखनऊ है, मेरठ है, मुरादाबाद नहीं है। मुरादाबाद जो है वो रेंज, पुलिस रेंज डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पुलिस जोन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सहारनपुर भी और नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और हमारा आंसर बन जाता है बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज द सुप्रीम कोर्ट reiterated that the summons issued by a police investigating agency to an accused for appearance as per section 35 of this cannot be served electronically। ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऐसा हेल्ड किया गया है कि सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली नहीं सर्व किया जा सकता है। तो ये केस है
सत्येंद्र कुमार अंतिल, ये नया केस है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स। इस केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली सर्व नहीं हो सकता। अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन, which chapter of UP Police Regulation Act contains directions on the guidelines of police officers in time of famine? तो ये चैप्टर है C1626 और आंसर बन जाता है सी। इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक जो हमने देखे हैं उसमें 89। Given below the two statements, one is labeled assertion A, other are region R. Assertion कहती है offense of waging war is sometimes confused with rioting. Region कहता है an unlawful assembly has a minimum of 5 members. वैसे तो दोनों के दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? तो दोनों सही है। पहले तो हम उस वाले क्वेश्चन पे जाएं, बोथ आर ट्रू और बोथ आर ट्रू, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। दोनों सेंटेंसेस ट्रू है कि अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर कम से कम चाहिए, ये बात भी सही है। ऑफेंस ऑफ वेजिंग वार इज समटाइम कंफ्यूज्ड एज विद रॉयटिंग। अगर रॉयटिंग हो रही है तो कभी कभी, जैसे आपने नेपाल में देखा या देख रहे हैं, या जैसे आपने ईरान में देखा युद्ध से पहले, तो कभी कभी रॉयटिंग कंफ्यूज होती है, या बांग्लादेश में देखा। लेकिन इसका जो रीजन है, अनलॉफुल असेंबली है जो मिनिमम ऑफ 5 मेंबर्स। अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर होना चाहिए मिनिमम, लेकिन वो 5 मेंबर से ज्यादा जो लोग हैं जो रॉयटिंग के लिए गए हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है या नहीं, उसका कनेक्शन है पर्पज से। पर्पज क्या था रॉयटिंग का? तो इस हिसाब से ये इसका रीजन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द रीजन फॉर दिस। अब इन दोनों के आंसर्स में देखते हैं। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज नॉट करेक्ट। हमारा आंसर बन जाता है ए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग और लॉजिक थोड़ा ज्यादा समझदारी से लगाना है, तो इसका आंसर बन जाता है द मैक्सिम नीमो डेबिट बिस बक्सारी प्रो una at Adam Koja finds place in which of the following section of BNSS? ये है section 337. This is also based on provision, and this maxim is very clear that this is in 337. Which of the following is not correctly matched? Official communications 130 of BSA करेक्ट है, करेक्ट मैचिंग। हमें नॉट करेक्टली मैच देखना है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स सेक्शन दिस, नो इट इज नॉट। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, इट इज करेक्ट मैचिंग 132। कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, दिस इज 128। सो ऑल आर करेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें देखना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों करेक्ट है। तो देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज टू से मैक्सिमम अप टू 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 एंड नए वाले के लिए 57। 6, सेक्शन 6, दिस अपीयर्स करेक्ट। अगर लिखा होगा नेचुरल लाइफ, नेचुरल रिमेनिंग लाइफ, तब ये अप टू लाइफ रहेगा, लेकिन अदरवाइज इट कैन बी कैलकुलेटेड अप टू 20 years
पर हम इसे ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स, इट कैन बी अप टू लाइफ ऑल्सो। कुछ ऑफेंसेज के लिए ये 20 ईयर्स है, और कुछ ऑफेंसेज में जहां लिखा नेचुरल लाइफ और नेचुरल लाइफ है, तो हम ये मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते, ये सेंटेंस गलत है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दैट इज विद हार्ड लेबर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही हार्ड लेबर होता है। तो अगर हम इनके आंसर्स में देखें तो दूसरा वाला तो ठीक है, ये वाला तो ये ओनली 2 फ्री है, सही है। तो नीदर 1 और 2 तो कह नहीं सकते, बोथ 1 एंड 2 नहीं कह सकते क्योंकि 1 वाला सही नहीं था, ओनली 1 भी नहीं कह सकते, वो भी गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है ओनली 2। विच पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट। देखिए सेक्शन 7 में पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड है, तो हम पनिशमेंट्स देखते हैं। कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 50 डेज, ये पनिशमेंट नहीं है। डेप्रिवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, रिमूवल फ्रॉम एन ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोलमेंट, फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स पे, ये नहीं है, और आंसर हमारा बन जाता है अंडर BNSS हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेन। ये बहुत ही अच्छी तरह से सबको पता है, हु कैन फाइल, द अक्यूज कैन फाइल, वेरी इजी क्वेश्चन। As per section 1 of Police Act, the word property includes. This is another easy question based on the definition. So, property includes according to section 1 movable property, money or valuable security. The answer is B. Consider the following events and arrange those in correct chronological order, starting from the earliest to the last activity. ये earliest to the last activity as per provisions of Police Act 1861. अगर हम इस सीरियल से इसको देखें, सुपरिटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल एक्सेट्रा, तो ये बिल्कुल सीरियल से लगा हुआ है। 1 2 3 4, आंसर इज 1, आंसर इज ए, ये बिल्कुल सीरियल से लगे हुए हैं चारों, ऑलरेडी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। 41 ऑफ BNS अभी हमने डिस्कस किया था। 41 नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ। 41 हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस अभी कर चुके थे। कौन सा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके लिए भी है, थेफ्ट के लिए भी है, क्रिमिनल ट्रेसपास तो हम देख ही चुके हैं अभी, तो ये वाला इसका आंसर बन जाता है, आंसर इज ए, बाकी सारे कट जाएंगे। 98 में फिर मैचिंग करनी है हमें। ये शेल प्रोज्यूम, मे प्रोज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और डिसप्रूव, ये सारे के सारे पहले सेक्शन 4 में थे, और ये सेक्शन 3 में डिसप्रूव्ड प्रूव्ड था, सेक्शन 3 एंड 64 सेक्शन 4। तो हम बिल्कुल करेक्ट वाला सबसे पहले टेकअप करते हैं। अब ये BSA में सेक्शन 2 की डेफिनेशन में आ गए हैं, और हम ये देखेंगे कि कौन सा कहाँ मैच कर रहा है। नॉट करेक्टली मैच्ड, अगर हम नॉट करेक्टली मैच देखें तो शेल प्रोज्यूम डी में नहीं है, शेल प्रोज्यूम मे प्रोज्यूम सबसे पहले आएगा, तो H में नहीं हो सकता है। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ये शेल प्रोज्यूम डी में नहीं है, ये गलत है, तो ये वाला हमारा आंसर बन जाता है ए। (398) of BNSS provides for विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, दिस इज ऑल्सो इजी, और हमने बताया था ये नई चीज इंसर्ट हुई है, और इस पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है, और आया हुआ है।
100. In which of the following case the Supreme Court of India has explained the point of difference between relevance of evidence and its admissibility? तो ये हमारे को 4 केसेस दिए हुए हैं और उन 4 केसेस को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बात कही गई थी। बाकी में अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंस ऑफ एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी, दिस इज बीइंग डिस्कस्ड इन राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। विद दिस हम आज का डिस्कशन खत्म करते हैं ऑन दी क्वेश्चंस ऑन लॉ इन यूपी एपीओ एग्जाम 2020। थैंक यू।